Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. अगला हेडिंग डालिए। द्विबीजाणु भ्रूण कोश के बारे में क्या बताया जाता है। इनमें कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से दो गुरु बीजाणु द्विलक बनते हैं। ठीक है, द्विलक गुरु बीजाणु द्विलक बनते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री में जो अगर 2n है तो n हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो गुरु बीजाणु द्विलक बनाते हैं। द्विलक मतलब इस तरीके से जैसे कि समजात एक तरीके से गुणसूत्र, ये आप समझिए। ठीक है, समजात क्या हो सकता है इसमें, मतलब की गुणसूत्र, जैसे एक ही गुण, जैसे यहाँ पे हम बताएं ये लिखा है 2n और ये आगे चल के n और n में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से द्विलक को बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्विलक वो होता है जैसे 2n है, ठीक है, समजात रहेंगे, मतलब जो उनकी बराबर बढ़ जाए और साथ साथ ये समजात रहेंगे, मतलब एक ही जात के रहेंगे। ठीक है, द्विलक बनाते हैं। इनमें एक जो है वो, इसमें एक क्या होता है, नष्ट हो जाता है और दूसरा भ्रूण कोश के निर्माण का कार्य करता है। दूसरा क्या करता है, भ्रूण कोश के निर्माण का कार्य करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एलियम प्रकार का भ्रूण कोश, इसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। और दूसरा होता है एडिमियो ओन प्रकार का भ्रूण कोश, जो कि कितने 7 कोशिका और 8 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया द्विबीजाणु भ्रूण कोश के बारे में। अब इसके बाद फिर हमारा जो है अगला वो चतुष्बीजाणु भ्रूण कोश है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कुछ पूछना है इसमें। अब ये जो दिया गया है आपको, कौन सा, चतुष्बीजाणु भ्रूण कोश। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं। क्या तो यहाँ आपको बताया गया है चतुष्बीजाणु को भ्रूण कोश के बारे में क्या बताया जाता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, यानी कि 2n से n के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, इसलिए इनमें 4 केंद्रक, ठीक है, और 4 केंद्रक को आपको पता हो, इसका बताया गया था सिनोगो गोमस पेयर के बारे में। ठीक है, क्या बताया गया था इसका, इसको आपको पहले भी इसका जिक्र मिला हुआ है। इसका आपको बताया गया है सिनोगोस्फेयर के बारे में। इसमें बताता है कि ये 4 केंद्रक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये जो प्रजात आपको बताई गई है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 4 केंद्रक का क्या करते हैं, तरीके से निर्माण करते हैं। अब ये बताया जाए, जो चतुष्बीजाणु भ्रूण कोश होते हैं, ये कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं ये? विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे एंडोक्स प्रकार, ठीक है, नहीं, एडोक्सा प्रकार, ठीक है, इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय होते हैं। फिर आपका होता है पिरोमिया प्रकार, जिसमें आपके 16 केंद्रक और 9 कोशिकाएं होती हैं। फिर आपके आता है ड्रूड्रूसा प्रकार के, जिसमें 10 केंद्रक, 5 कोशिकाएं और 3 कोशिका अंड समुच्चय के होते हैं। 11 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं और 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। फिर आपके कौन से हैं, प्लाम्बोजोवेला प्रकार के, जिसमें क्या होते हैं, 2 निभागी केंद्रक होते हैं, 4 केंद्रक, 2 निभागी केंद्रक होते हैं, ध्यान रखिएगा, और 4 केंद्रक होते हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं। फिर आपके कौन से, फिट्रेलेरिया प्रकार के, इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं, 7 कोशिका पाई जाती हैं, 3 प्रतिमुखी पाई जाती हैं, 3 लेयर में, जो आपको बताया गया था पहले भी, और समुच्चय अगुणित यन पाए जाते हैं, और चतुर्गुणित 4n भी इसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा होगा त्रिगुणित के बारे में, यानी कि 3n के बारे में, लेकिन इसमें जो है आपके 4n तक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और यही एक ऐसा हमें लगता है भी जिसमें फिट्रेलिया प्रकार के, जिसमें ये 4n पाए भी जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोगों का क्या होता है, ये भ्रूण कोश समाप्त होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, परागण। कि परागण यानी कि जल परागण कैसे होता है, वायु परागण कैसे होता है, ठीक है,
और साथ साथ कीट परागण और पंछी परागण कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पुष्प पादप में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने भ्रूणकोश के विकास के बारे में, ठीक है, बीजांड के विकास के बारे में और साथ साथ और कई सारी चीजों को पढ़ा। आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो नया टॉपिक है भ्रूणकोश के लैंगिक जनन विकास में, ठीक है, लैंगिक जनन में वो हमारा है प्रागण, ठीक है, क्या है, प्रागण है हमारा जो नया टॉपिक है, वो है प्रागण, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानेंगे और समझेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक ने प्रागण को समझाने में और प्रागण के बारे में बताने के लिए कितनी ज्यादा मतलब मेहनत की और यहाँ तक इस चीज को व्यक्त किया। तो पहले तो हम जानेंगे प्रागण के वैज्ञानिकों के बारे में, ठीक है, किन किन वैज्ञानिकों ने प्रागण के बारे में बताया, फिर उसके बाद हम लोग प्रागण के डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और फिर प्रागण के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रागण के जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में हमने समझा, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है 1672 में ब्रिटिश के गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको सूरदर्शी के माध्यम से देखा और बताया इनके बारे में, ठीक, और उनका नाम था निहेमिया गिरु के बारे में, गिरु, ठीक है। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, रुडोल्फ जैकब कैमरियस, 1694 में इन्होंने नर और मादा के बारे में बताया, ठीक है, कि किस तरीके से नर के मादा के भ्रूणकोश और उनके प्रागण की व्यवस्था होती है, ठीक। फिर उसके बाद जोसेफ कोलक्यूलेटर 1760 में कीट के प्रागण के बारे में व्यक्त किया। फिर आपके क्रिश्चियन कोर्नार्ड स्प्रेगल ने 1793 में कीट और पक्षी के प्रागण के बारे में बताया, ठीक है। तो इस तरीके से और सारे और इसमें कई सारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने अपने मत को व्यक्त किया कि इस तरीके से प्रागण की व्यवस्था पादप जगत में होती है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में क्या किए व्यक्त किया गया। तो अब हम लोग सबसे पहले, अब ये तो हो गया आपके खोज के बारे में, अब हम लोग जानेंगे कि परागण होता कैसे है, ठीक है, स्वपरागण की प्रक्रिया होती कैसे है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे अब समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लिखेंगे हम लोग कि परागण होता क्या है, ठीक है। तो बताता है पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। ये बताया था किसके बारे में, परागण के बारे में। अब अगर देखा जाए तो यह प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक स्वपरागण और एक परपरागण। परपरागण में आपकी कई चीजें आती हैं, जैसे पक्षी, कीट, ठीक है, जल, ये सभी चीजें। और स्वपरागण मतलब उसमें किसी की भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद से ही परागण की व्यवस्था करते हैं। तो ये हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपको, जो हमें जानना है, क्या जानना है, स्वपरागण के बारे में, ये प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है, घटनाएं कैसे घटती हैं, इन पर ये लोग हम लोग समझेंगे। चलिए हेडिंग डालिए स्वपरागण, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ बताया था स्वपरागण के बारे में, क्या बताया गया है, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प में, यानी कि पुष्प, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो अन्य पुष्प दिया गया, लेकिन जो आपका पादप होगा, ठीक है, यानी कि जो पौधे होंगे, ठीक, वो उसी के पौधे वो उसी के पौधे होंगे, ध्यान रखिएगा, वो वही पौधा होगा, वही क्या होगा, पुष्प होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जैसे समझिए कि जैसे बताया कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। इसमें यह बताया गया कि पौधा वही है, ठीक है, पौधा एक है। मान लीजिए एक पुष्प ऊपर खिला हुआ है, ठीक है, और एक पुष्प नीचे की तरफ खिला हुआ है, तो यहाँ से क्या करेगा, एक तरीके से वर्तिका वो परागकण को गिराने की प्रक्रिया को रखेगा, ठीक है। तो यहाँ ये बताया जाता है कि ये प्रक्रिया जब इस तरीके से होती है तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं।
ये चीज स्वपरागण। कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा आपने सोचा भी होगा कि अगर मान अच्छा इसको आगे बढ़ेंगे, पर परागण में इसको समझेंगे, जो बताएं उसको पर परागण समझेंगे। तो ये बताया था स्वपरागण के बारे में कि स्वपरागण की प्रक्रिया इसी तरीके से होती है। अब ये स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है ये भी दो प्रकार से होती है, ठीक है, ये भी दो प्रकार से होती है, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे स्वपरागण होते हैं लेकिन उनके पुष्प कभी खिलते नहीं, वो एक तरीके से बंद, उनकी पत्तियां बाहर बाहर निकल जाएंगी, उनके जो वर्तिकांग वो अंदर ही बंद रहते हैं, ठीक है, और वो अंदर ही बंद हो रहते ही अंदर क्या करते रहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते रहते हैं और फिर नए पुष्प का निर्माण करते हैं, लेकिन वो पुष्प जल्दी खिलते नहीं, मतलब पत्तियां निकल आएंगी और पुष्प ऐसे गांठ की तरीके से, डंठल की तरीके से बाहर निकलेगा, ठीक है, और कभी कभी बहुत तेजी के साथ फटते हैं, जैसे आपने देखा होगा कपास, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मदार, ठीक है, तो इस तरीके के भी चीजों को बताया जाता है, ठीक। तो अब हम लोग समझेंगे इसके प्रकार के बारे में, ठीक है, कि स्वपरागण के क्या होते हैं, ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.